शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 4 अध्याय 4 भाग 1। अपने ध्येयों तक पहुंचना। अपने प्रति ईमानदार रहें। जब मैंने ये पुस्तक शुरू की तो कम से कम मेरे मस्तिष्क में शब्दों का प्रवाह आसानी से हो रहा था और वे अच्छी तरह से बाहर आ रहे थे। जब मैंने ये शब्द लिखे, आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो पाना चाहते हैं पा सकते हैं और जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं, तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने इन शब्दों को अपने सम्मुख पकड़े रखा और बड़े संतोष के साथ स्वयं से कहा, ये अच्छा है। दुर्भाग्य से मुझे इन शब्दों को कुछ फासले से पकड़ना पड़ा, क्योंकि मुझ में और इन शब्दों के बीच में 41 इंच की कमर का घेरा एवं 202 पाउंड वजन था। जैसे जैसे मैंने शब्दों को पढ़ा तो मैंने सोचना और अपने आप से बात करना शुरू कर दिया। अपने आप से बात करना बुरा नहीं है, जवाब देना भी बुरा नहीं है, तथापि यदि आप अपने आप को उस जवाब के लिए कहता पाएं तो आप मुसीबत में हैं। मैंने खुद को उस स्थिति में पाया। मेरे मन में एक विचार आया कि आखिरकार यदि कोई पाठक पूछ ले कि जो मैंने लिखा है क्या वास्तव में मैं उस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि ईमानदारी अंदर से शुरू होती है। अतः मैं अपने लिखे हर एक शब्द का पुनर्मूल्यांकन करने लगा। संक्षेप में ये बात सामने आई, यदि मैं इसमें विश्वास रखता हूँ तो मुझे इसे जीवन में उतारना चाहिए, और अगर मेरा इसमें विश्वास नहीं था तो मुझे ये लिखना नहीं चाहिए था। ये सोचकर मैंने खुद से पूछा, जिग, तुम कैसा चाहते हो और तुम जैसा चाहते हो क्या वास्तव में वैसे हो? जैसे जैसे मैं इस सवाल पर गंभीरता से सोचने लगा, ये और साफ होता गया कि या तो मुझे पुस्तक का हिस्सा मिटाना पड़ेगा या मुझे अपने विचारों के साथ जीने में दिक्कत होगी। ये भी अवश्यंभावी था कि मुझे लोगों के उलझन भरे सवालों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही मेरे बेटे की आयु 8 वर्ष थी और मैं दृढ़ता के साथ ही महसूस करता था कि एक पिता को अपने बच्चों पर जब तक कि वे 12 वर्ष के ना हो जाएं नियंत्रण रखना चाहिए। जिस रफ्तार से मैं चल रहा था उससे तो मैं खुद पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। जिस चीज़ ने यद्यपि मुझे इस दिशा में मदद तलाशने के लिए भेजा वो मेरी रेड हेड थी, जो बराबर कहती रहती थी कि मैं अपनी तोंद को अंदर करूं, और मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से डल्लास डॉक्टर केनिथ कूपर द्वारा संस्थापित विश्व प्रसिद्ध एरोबिक केंद्र का गृह नगर है। डॉक्टर कूपर को या तो एयरफोर्स का डॉक्टर या दौड़ने वाला डॉक्टर कहा जाता है। उन्होंने शरीर पर एरोबिक द्वारा पड़ने वाले प्रभाव पर काफ़ी शोध किया था। जब आप किसी को जॉगिंग करता देखें तो वो संभवतः डॉक्टर कूपर के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण जॉगिंग कर रहा होगा। मैंने उनसे मुलाकात का समय लिया और मैं 5 घंटे तक चलने वाले परीक्षण से गुजरा। उन्होंने मेरे शरीर से आधा गैलन, कम से कम दिखा तो आधा गैलन ही खून लेकर शुरुआत की। वे बस छोटी छोटी कांच की शीशियां भरते गए। मैंने सोचा कि वे कोई ब्लड बैंक शुरू करने जा रहे हैं जिसका मैं एक बड़ा आपूर्ति करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे पानी के एक टैंक में डुबोया और मेरे शरीर की चर्बी का पता लगाने के लिए मुझे 3 बार पूरी तरह डुबकी लगवाई। उन्होंने पाया कि मुझ में 23.9% शुद्ध चर्बी थी, जो कि पूरी तरह आदर्श नहीं कही जा सकती थी। फिर उन्होंने मुझे पैरों से चलाने वाली एक मशीन पर रखा और मुझ पर तार लपेटकर एक अन्य मशीन से लगाए, ताकि वे मेरे चलने के साथ मेरे दिल और नाड़ी पर नज़र रख सकें। आपके द्वारा चली गई दूरी आपकी शारीरिक अवस्था बताती है। अतः मुझे तब बहुत खीज हुई जब मैं अत्यंत भयंकर स्थिति के निशान से बस 4 सेकंड और आगे चलकर भयंकर स्थिति के निशान तक ही पहुंच पाया। जब परीक्षण पूरा हो गया एवं आंकड़ों का संकलन किया गया तो परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर रैंडी मार्टिन ने मुझे अपने ऑफिस में परिणामों को देखने के लिए बुलाया। अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ डॉक्टर मार्टिन ने मुझे समझाया कि वे अपनी सूचना कंप्यूटर द्वारा संकलित करते हैं और आंकड़ों द्वारा सिद्ध हुआ है कि मेरा वजन अधिक है। वजन के हिसाब से मेरी लंबाई पूरे 5.5 इंच कम थी। मैंने टिप्पणी की कि ये वाकई बहुत ख़राब स्थिति है, परंतु डॉक्टर मार्टिन ने समझाया कि 66 वर्ष की आयु के हिसाब से मेरी शारीरिक अवस्था प्रशंसनीय थी। जब मैंने उन्हें याद दिलाया कि मेरी आयु 46 वर्ष है तो उनके हाव भाव में नाटकीय परिवर्तन आया। तुम्हारा आकार भयंकर है, उन्होंने आगे कहा। सच तो ये है कि यदि तुम कोई भवन होते तो मैं तुम्हें बेकार ठहरा देता। जाहिर है मैंने जानना चाहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अतः डॉक्टर मार्टिन ने एक लिखित संक्षिप्त समय सारिणी तैयार की और बोनस के तौर पर मुझे एक उत्साहवर्धक भाषण दे डाला। इससे पहले कि वे मुझे बताना बंद करते कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी स्थिति उस छोटे बच्चे की तरह हो गई जिसने अपने पिता से एक सवाल पूछा था। उसके पिता ने कहा, तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? छोटे बच्चे ने जवाब दिया, मैं इस बारे में इतना अधिक भी नहीं जानना चाहता। एक ब्लॉक और एक मेल बॉक्स।
जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि तुम आस पड़ोस में सबसे तेज दौड़ने वाले होने जा रहे हो। मेरे स्वीकारात्मक लहजे में जवाब देने पर उसने कहा, यदि मुझे 46 वर्ष के मोटे लड़के को आस पड़ोस में दौड़ लगाते देखना है तो मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा दिखता हुआ पाना चाहती हूँ। वो स्टोर से मेरे लिए दौड़ने के लिए पहनने वाली कुछ आकर्षक कमीज़ें और शॉर्ट्स खरीद लाई, जो डॉक्टर मार्टिन की सलाह पर खरीदे गए जूतों के साथ पहनी जा सकें। हालांकि डॉक्टर मार्टिन के ऑफिस में मैंने जो किया वो अनाकर्षक था, परंतु इसके लिए मैं ये बहाना बनाऊंगा कि तब तक मैंने एन लैंडर्स नहीं पढ़ा था। एन ने कहा है कि किसी दूसरे की पत्रिकाओं से पृष्ठ निकाल लेना अच्छी या ईमानदारी की बात नहीं है। दरअसल मुझे ये मालूम था, इसीलिए मैं ईमानदारी से खुद को उसके पीछे नहीं छिपा सकता। मैंने जॉकी शॉर्ट्स के विज्ञापन वाले पृष्ठ निकाल लिए। यदि आपने जॉकी शॉर्ट्स के विज्ञापन नहीं पढ़े तो मेरे सुझाव पर आप अगली बार जब उसे देखें तो कम से कम तस्वीर पर नज़र ज़रूर डालें। आप पाएंगे कि उनमें शॉर्ट्स पहने हुए मोटे लड़के नहीं होते। अगली सुबह जब अलार्म बजा, मैं बिस्तर के बाहर कूद पड़ा। वे आकर्षक कपड़े व जूते पहने सामने वाले दरवाजे को लगभग चीरते हुए बाहर निकला और एक ब्लॉक दौड़ा। सब कुछ अपने आप किया। दूसरे दिन मैंने कुछ बेहतर किया। मैंने एक ब्लॉक और एक मेल बॉक्स तक दौड़ लगाई। तीसरे दिन एक ब्लॉक और 2 मेल बॉक्स तक, फिर एक ब्लॉक और 3 मेल बॉक्स, जब तक कि मैंने आखिरकार एक दिन उस ब्लॉक का दौड़ते हुए पूरा चक्कर नहीं लगा लिया। जब मैंने वो मील का पत्थर पार किया तो पूरे परिवार को जगाया और उन्हें बताया कि डैडी ने क्या किया है। फिर मैं एक दिन आधा मील दौड़ा, फिर 1 मील, फिर 1.5 और फिर 2 मील। मैंने थोड़ा व्यायाम भी करना शुरू किया। मैंने 6 पुशअप किए, फिर 8, फिर 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40। आज मैं GI पुशअप भी कर सकता हूँ, जिसका सीधा सा अर्थ है मैं बिना हाथों का सहारा लिए खुद को हवा में उठा सकता हूँ। फिर मैंने उठक बैठक लगानी शुरू की और पहले दिन मैंने 8 लगाई, फिर 10, फिर 20, फिर 40, फिर 120। नतीजा ये हुआ कि मेरा वज़न और कमर कम होने शुरू हो गए। मैंने इस दौरान नियमित रूप से अपने आहार को भी सीमित किया, जैसे कि चर्च में खाना छोड़ दिया। मैंने गंभीरतापूर्वक इसे सीमित किया और इसी वक्त मुझे इस बारे में और जानकारी देनी है। मेरा वज़न 202 पाउंड से पहले 200, फिर 190, फिर 180, 170 और फिर 165 तक घट गया। मेरी कमर 41 इंच से 40, 39, 38, 37, 36, 35 और फिर 34 तक घट गई। मुझे अपना वज़न 165 पाउंड और अपनी कमर 34 इंच करने में 10 महीने लगे। ध्येय निर्धारण के सिद्धांत। मैं आपको ये विवरण इसलिए बताता हूँ क्योंकि इस कहानी में ध्येय निर्धारण एवं ध्येय प्राप्ति के हर सिद्धांत का समावेश है। ध्येय मेरा था और क्योंकि मेरी विश्वसनीयता दांव पर लगी थी, अतः जब मैंने ध्येय निर्धारित किया तो उस पर पहुँचने का प्रोत्साहन एक स्थायी हिस्सा था। ध्येय बड़ा था, इतना बड़ा कि इसमें मुझे एक वास्तविक चुनौती दिखी। इसने मुझे उद्देश्य पर पहुंचने के लिए अपने संसाधनों के स्रोत की गहराई तक उतर जाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी ये ना तो गैर जिम्मेदाराना था, ना ही गैर मुमकिन। यदि मैंने केवल 5 पाउंड वजन घटाना चुना होता तो संभवतः अपवाद स्वरूप मेरी रेड हेड के अतिरिक्त कोई भी ये ना जान पाता कि मैंने कुछ वजन कम किया था। जैसे जैसे पाउंड पिघलने लगे, असल में जब आप उन्हें पसीने के साथ बहाते हैं तो सोच नहीं पाते कि वे पिघल रहे हैं, और मेरी कमर घटने लगी तो मेरे परिवार एवं मित्रों ने मेरी बहुत शेखी बघारी। उसने मेरी वाकई मदद की। मैंने बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया और मेरी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठने लगा। जो समय मैंने दौड़ने के कार्यक्रम पर खर्च किया वो अधिक काम करने की क्षमता के रूप में बोनस के साथ वापस मिलता गया। ध्येय का आकार बहुत अधिक महत्व रखता है। पहले अध्याय में मैंने इस बात पर बल दिया था कि ध्येय बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, परंतु कृपया याद रखें वो एक कुशल चिकित्सक के दिशा निर्देश में था। ध्येय स्पष्ट रूप से परिभाषित था, अत्यंत विशिष्ट। लक्ष्य ठीक ध्यान के केंद्र में था। ध्येय दूरगामी था। व्यवहारिक तौर पर यह एक तरह से मझोला ध्येय था, परंतु उदाहरण के लिए मैं इसे एक दूरगामी ध्येय की तरह प्रयोग करूंगा। मेरे द्वारा ऐसा निश्चय करने से पुस्तक छपने तक 10 माह का समय शेष था। घटाने के लिए 37 पाउंड वजन बहुत अधिक होता है, लगभग असंभव सी मात्रा, जब तक कि आप इसे 10 से विभाजित ना करें और ऐसा महसूस ना करें कि ये सिर्फ 3.7 पाउंड प्रति माह है। ऐसा महसूस करके मैं बिल्कुल आशावादी हो गया, जो ध्येय तक पहुंचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से मेरी आशावादिता विश्वास में बदल गई और फिर अतिविश्वास में, जिसका परिणाम ये हुआ कि पहले 28 दिनों तक मैंने इस दिशा में शुरुआत करने की परवाह ही नहीं की। आप ठीक सोच रहे हैं, मैं पालथी मारकर बैठा ही रह जाता। ये वज़न घटाने का ध्येय वास्तव में तभी पहुंच पाने योग्य हुआ जब मैंने इसे
दैनिक वृद्धियों में तोड़ दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि 10 महीनों में 37 पौंड कम करने के लिए मुझे केवल हर रोज़ 1.9 औंस कम करने हैं, मुझ में वास्तव में स्फूर्ति आ गई। 37 पौंड बहुत होते हैं। 3.7 पौंड वाकई उससे ज़्यादा नहीं होते, परंतु 1.9 औंस तो और भी कम लगते हैं। मैंने वज़न के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर उसी तरह से उसे घटाया। पुरानी कहावत है कि 1 मील चलना कष्टप्रद है, परंतु 1-1 इंच अवश्य चला जा सकता है। ये निश्चित रूप से सत्य है। इसी को मनोवैज्ञानिक उपलब्धि का आत्मज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ने वाले हर कदम, हर कार्य संपन्नता अथवा मेरे मामले में मापे जा सकने वाले वजन घटने के हर एक अंश से मेरा उत्साह बढ़ा कि मैं बार बार सफल हूँ। हाँ, सफलता से सफलता उत्पन्न होती है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब आप कोई ध्येय निर्धारित करें अथवा उसे हासिल करने की कोशिश करें तो उसे इस तरह से व्यवस्थित करें कि आप प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की सफलता का आनंद ले सकें। ये सकारात्मक फीडबैक आपका विश्वास बढ़ाता है, जिससे आप स्वयं से और अधिक कार्य संपन्न करने की आशा करने लगते हैं और खुद को ऐसा करते हुए देखने लगते हैं, जिसका अर्थ है कि आप और अधिक कार्य संपन्न करेंगे और अधिक बड़े होंगे। आपके दूरगामी ध्येयों तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग निकट भविष्य के उद्देश्यों की प्राप्ति से होकर गुजरता है। आपकी नज़र बड़े उद्देश्यों पर रखें, परंतु याद रहे कि जैसे जैसे आप अपने दैनिक उद्देश्यों को प्राप्त करते जाते हैं, वैसे वैसे ही आप अपने दूरगामी उद्देश्यों के निकट पहुंचते जाते हैं। ध्येय का महत्व बना रहे, इसलिए मुझे एक न्याय संगत समय सीमा निर्धारित करनी पड़ी। यदि मैंने 37 वर्षों या 37 महीनों में 37 पौंड वजन घटाने की योजना बनाई होती तो लगने वाला समय बहुत लंबा होता। दूसरी ओर यदि मैंने 37 दिनों में 37 पौंड घटाने की कोशिश की होती तो वो और अधिक बेतुकी होती। यह न सिर्फ असंभव होता, बल्कि मेरे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव भी एक तरह से विनाशकारी होता। मेरी समय सूची महत्वाकांक्षी थी, परंतु फिर भी तर्कसंगत थी एवं प्राप्त की जाने योग्य थी। शहीद। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे एक प्रश्न है। क्या कभी आपने कोई जीवित सांस लेता हुआ वास्तविक जिंदा शहीद देखा है? एक समय पर मुझे वैसा ही महसूस हुआ था। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब हर सुबह अलार्म बजता था तो मैं स्वयं अक्सर सोचता था, ये भी क्या कि एक 46 वर्ष का मोटा आदमी इस समय उठ जाए और पूरे आस पड़ोस में दौड़ लगाए, जबकि सारे लोग गहरी नींद में सो रहे हों। फिर मैं अपनी 41 इंच की कमर की ओर देखता और खुद से एक सवाल पूछता, जिगलर, क्या तुम अपनी तरह दिखना चाहते हो या जॉकी शॉर्ट्स के उस लड़के की तरह? क्योंकि मैं अपनी तरह नहीं दिखना चाहता था, मैं पलंग से बाहर उछल पड़ता और दौड़ना शुरू कर देता। तथापि मैंने क्योंकि बस दौड़ने का और वजन घटाने का संकल्प कर लिया था, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मुझे वो पसंद ही करना पड़ा हो। दरअसल मैंने अपने हर उठाए गए कदम पर बेकार का हंगामा किया। मैं विनिपेग की बर्फ में, एकापुल्को की रेत में, मिनीपोलिस की बरसात में और फ्लोरिडा के संतरे के बागों में दौड़ा। आप क्या एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं सोचते कि क्योंकि मैंने वज़न घटाने का संकल्प कर लिया था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों, दुश्मनों, परिवार और यहाँ तक कि बिल्कुल अजनबियों को अपने इस विशाल बलिदान के बारे में बताने का कोई अवसर कभी गंवाया होगा? मैं बिल्कुल ऊब गया होता और थोड़ा अचंभित भी होता कि मैं या तो मित्र रख सकता था या परिवार। प्रसंगवश ये मेरे चरित्र में था, क्योंकि वर्षों से मैं श्रोताओं को सैकड़ों बार कहता रहा हूँ कि यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं ये कहते हुए कि आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा अपनी आवाज़ में और चेहरे के हाव भाव में इतना दर्द भी ला सकता था कि कठोर से कठोर मनुष्य की आंखों में आंसू आ जाते। फिर एक दिन मैं पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में दौड़ लगा रहा था। ये बसंत ऋतु का सुहावना दिन था। तापमान करीब 75 डिग्री फ़ारेनहाइट था और बहुत से विद्यार्थी आराम कर रहे थे, बहुत से पढ़ रहे थे या प्रेम प्रसंग कर रहे थे और एक जिग था कि दौड़ लगाकर आ रहा था। मेरी कमर और टांगों से पसीना बह रहा था, परंतु जब मुझे लगा कि ग्राउंड और कंक्रीट मानो मेरे पैरों के नीचे से बह रहे हों तो मेरे मन में विचार आया कि ये दौड़ कुछ अलग थी। अचानक मुझे ज्ञात हुआ कि ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। आज 50 वर्ष की आयु में इस जानकारी को पाकर कि मैं शारीरिक रूप से अपनी 25 वर्ष की आयु की तुलना में बेहतर हूँ और 2 मील की दौड़ में मैं अमेरिका के 98% विद्यार्थियों को पछाड़ सकता हूँ, मुझे ये स्पष्ट हो गया कि आप मूल्य चुकाते नहीं हैं, बल्कि मूल्य का आनंद लेते हैं। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए मैं बताऊं कि जब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सिर्फ 7 पौंड दूर था तो मेरा गॉल ब्लैडर फट गया।
डॉक्टर द्वारा इस समस्या को खोजे 4 दिन हुए थे। उन 4 दिनों में मैंने जितनी तकलीफ़ सही उतनी शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सही। जब तक वे ऑपरेशन द्वारा मेरी समस्या का निदान करते तब तक लीवर के नीचे एक फोड़ा बन चुका था और मुझ में पूरा जहर भर गया था। मेरे डॉक्टर ने बताया कि उस समय मेरी उत्तम शारीरिक अवस्था ने मुझे ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दरअसल मेरी रेड हेड तो कुछ विस्मित थी कि ऑपरेशन के बाद भी मुझे पीड़ा नहीं थी। नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आप मूल्य नहीं चुकाते बल्कि मूल्य का आनंद लेते हैं। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। आप सफलता के लिए मूल्य नहीं चुकाते। याद रहे, सफलता का अर्थ तर्कसंगत अथवा बड़ी मात्रा में सभी अच्छी चीज़ों को अर्जित करना है। मूल्य का आनंद लेते हैं। मूल्य आप असफलता का चुकाते हैं।